नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। तो अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश भर से लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने भी रामलला के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना वहां पर की, साथ ही देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ इन दिनों जो है अयोध्या राम मंदिर में लगी है। रामलला के दर्शन करने लोग देश से पहुंच रहे हैं। वैश्विक हिंदू नेता महंत स्वामी महाराज बीएपीएस हिंदू मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन के लिए राज्य अतिथि के रूप में आबू धाबी पहुंचे। शेख मुबारक अल नहयान ने स्वामी महाराज का स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि यूएई में आपका स्वागत है, हमारा देश आपकी उपस्थिति से धन्य है। हम आपकी दयालुता से प्रभावित हैं और हम आपकी प्रार्थनाओं को महसूस करते हैं। बीएपीएस हिंदू मंदिर मध्य पूर्व के में जो है वो पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर बन जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अबू मुरिखाह जिले में स्थित ये शानदार संरचना भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थायी दोस्ती का प्रमाण है, जो सांस्कृतिक सद्भाव और सहयोग की भावना का प्रतीक है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया है। वहीं विधानसभा में पेश किया हुआ बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब बजट पेश कर रहे थे तो वहां पर मौजूद सभी मंत्री उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। हमारी गरीबों के उत्थान को समर्पित है। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज देश के दूसरे स्थान पर है। आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है। हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी दर केवल 2.4% रह गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। ये नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। इससे 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई जा रही है। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड
2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माननीय उत्तर प्रदेश आर्थिक सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है। हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार संभावनाएं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास गाथा की रचना की है। हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। माननीय, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। मैं इस क्रम में संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसान डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। हमारी सरकार अब तक प्रदेश ठीक चल नहीं रहा। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख टन गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान कराया गया। ये गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,01,519 करोड़ रुपए से भी 20,274 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगौती प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति का 340 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपए से बढ़ाकर 355 रुपए कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास निराश्रित महिला पेंशन योजना पात्र लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। योजना में 2023-24 में प्रति तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Channel है
श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल है श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीएम योगी ने बजट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। मित्रों, 2024-25 के देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के सामान्य बजट के लिए मैं आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी टीम की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने अपना 5वां बजट आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का ये 7वां बजट है और 8वां बजट है। 7 बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2019-20 का हमारा प्रदेश का बजट मातृशक्ति को समर्पित करते हुए, मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2020-21 का बजट प्रदेश के युवा ऊर्जा को समर्पित था। 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था और 22-23 को अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम
लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सबको समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यानी यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है। पिक एंड चूज नहीं, उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16-17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे, वह 25 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिन अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने फोकस किया, उसमें इस दौरान प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका, रिफॉर्म किए, रेवेन्यू लीकेजेस को हर स्तर पर समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे, सरकार ने, विभिन्न विभागों ने इसके लिए कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बना है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में राजस्व में हमने कई गुना वृद्धि की है, बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए हुए, यानी कॉमन मैन को टच किए बगैर, उन्हें लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ते हुए
हम प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाने में सफल हुए हैं और बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित राजकोषीय घाटा FRBM की लिमिट है 3.5, हमारा यह बजट उस सीमा के अंदर 3.46% तक हमारा यह राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और एक सफलता की उन ऊंचाइयों को प्रस्तुत करता है, जो हमारी इस बात को प्रस्तुत करता है कि सरकार का जो विजन था कि सुरक्षा, विकास और सुशासन, और बजट में है राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन के लिए भी, यानी हमने विकास भी किया है, सुरक्षा भी दी है, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है, लेकिन साथ साथ अपने बजट को राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम किया है, और वह आपको इस बजट में भी देखने को मिल रहा होगा। प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। जब 16-17 में प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.2% से ऊपर था, 19.2% से अधिक था, आज ये घट करके 2.4% के आसपास है। यानी हम उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त की है। हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नए वातावरण का सृजन किया है, MSME यूनिट्स को पुनर्जीवित किया है, एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान भी दिलाई है। और उत्तर प्रदेश में जो बैंकों के साथ ऋण जमा अनुपात CD रेशो जो यूपी का था, जो 44% था, आज वह बढ़कर के 57% से अधिक हो चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि पर हम लोगों ने निरंतर फोकस किया है। ये सभी सेक्टर हैं जिन पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इस बजट में कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनमें से कि 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई परियोजनाएं भी हम आज इसके साथ जो इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक नई योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें अपने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन नए उद्यमियों को प्रदेश के अंदर सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सीमा हम 5 लाख रुपए तक की ब्याज, यानी 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर करने जा रहे हैं। उसमें ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश में रोजगार प्रोत्साहन कोष के गठन की कार्रवाई, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की स्कीम को वित्त पोषण की कार्रवाई के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना यह वाराणसी में करने और 2 मेगा राजकीय ITI की स्थापना और 69 ITI के उन्नयन का प्रस्ताव भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की कार्रवाई भी प्रदेश में है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना और आंगनबाड़ी के उन्नयन की, जो लगभग 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को
युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो लगभग 46 वर्ष के बाद प्रदेश के अंदर पहला ऐसा नया औद्योगिक शहर बनेगा, जो कानपुर और झांसी के बीच में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। वहीं सिक्योरिटी बियॉन्ड टुमारो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। कई सारे प्लेटफॉर्म बनाकर डिजिटल इंडिया को गति देने का काम भी हुआ है। भीम यूपीआई, भारत बिल पेमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म, रूपी डेबिट कार्ड और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी प्लेटफॉर्मों ने डिजिटल इंडिया को गति देने का काम किया है। परंतु आज मैं ये सारे विषय के बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता। अनेक सेमिनार में आप लोगों ने इसको सुना है, परंतु आज मैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जरूर बात करना चाहूंगा। एपिसमेंट पॉलिसी के कारण हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने ढेर सारे प्रॉब्लम इस देश में खड़े किए थे, परंतु हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते थे। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। ये तीनों जगहों पर कई सारी गलत पॉलिसियों के कारण कई दशकों से हथियारी ग्रुप भी काम कर रहे थे। टेररिज्म अपनी चरम सीमा पर था। वहां ना डेवलपमेंट पहुंच सकता था, ना कनेक्टिविटी पहुंच सकती थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकाने थे। एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए भी ढेर सारी मशक्कत करनी पड़ती थी। यहां उत्तर प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।